अगले दिन रुद्र को उसी रहस्यमय अजनबी का फोन आता है, जो पहले भी उसे सावधान कर चुका है। दूसरी तरफ से आवाज शांत है, लेकिन बेहद गंभीर। वह रुद्र से कहता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। कोई है जो नहीं चाहता कि रुद्र आगे बढ़े। उसके मुताबिक डी फार्मा के कुछ कर्मचारी गुप्त रूप से केदार के पुराने दुश्मन और पूर्व बिजनेस पार्टनर मिस्टर रंजीत के साथ मिले हुए हैं और वे रुद्र के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। कॉल कट हो जाती है। रुद्र पूरी तरह हिल जाता है। पहली बार रुद्र खुद को सच में घिरा हुआ महसूस करता है। उसे खतरे का अंदाजा है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि कौन से कर्मचारी उसके खिलाफ हैं। सिर्फ शक काफी नहीं है, उसे सबूत चाहिए, उसे पहुंच चाहिए और सबसे जरूरी एक ठोस रणनीति। रुद्र को एहसास होता है कि उसे कानूनी सलाह की जरूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति की जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। उसके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है। वह दीप्ति को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। अजनबी की चेतावनी, कंपनी के अंदरूनी गद्दारों की आशंका और यह डर कि दुश्मन पहले से ही डी फार्मा के भीतर मौजूद है। दीप्ति ध्यान से सुनती है। उसकी चिंता सिर्फ रुद्र के लिए नहीं, बल्कि ध्वनि के लिए भी है। कुछ देर सोचने के बाद दीप्ति एक योजना सुझाती है। वह कहती है कि रुद्र उसे आधिकारिक तौर पर डी फार्मा की लीगल एडवाइजर के रूप में पेश करे। साथ ही वह यह भी प्रस्ताव रखती है कि ध्वनि को कंपनी की सीईओ बनाया जाए। दीप्ति रुद्र को याद दिलाती है कि ध्वनि अकाउंटिंग और फाइनेंस में बेहद मजबूत है। इन दोनों नियुक्तियों से उन्हें कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स, कानूनी फाइल्स और फाइनेंशियल डेटा तक वैध पहुंच मिल जाएगी, यहां तक कि संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस तक भी। योजना खतरनाक है, लेकिन आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। अगली ही सुबह एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। हैरान एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर मेंबर्स के सामने रुद्र एक बड़ा ऐलान करता है। ध्वनि को डी फार्मा की नई सीईओ नियुक्त किया जाता है और दीप्ति को कंपनी की लीगल एडवाइजर बनाया जाता है। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा जाता है। तुरंत सवाल उठते हैं। बोर्ड मेंबर्स ध्वनि के अनुभव पर सवाल करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी को संभालने का कोई पूर्व अनुभव न होने की बात उठाई जाती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रुद्र मजबूती से जवाब देता है। वह साफ करता है कि ध्वनि सिर्फ सीईओ नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक्सपर्ट भी है और कंपनी के आंतरिक ढांचे और वित्तीय अनुशासन को संभालने के लिए वही सबसे उपयुक्त है। मीटिंग अनिश्चितता के साथ खत्म होती है और तभी सब कुछ बदल जाता है। एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। सरकार ने डी फार्मा के सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट्स की कुल कीमत 5,000 करोड़ रुपए। बोर्ड रूम में सन्नाटा टूट जाता है। हैरानी और उलझन फैल जाती है। कोई नहीं समझ पा रहा कि यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया। रुद्र, ध्वनि और दीप्ति के लिए यह एक दुर्लभ जीत का पल लगता है। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों डिनर पर जाने का फैसला करते हैं। वे एक आलीशान रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वीआईपी टेबल बुक करते हैं। माहौल शांत, सलीकेदार और कुछ ज्यादा ही शांत है। बैठने के कुछ देर बाद ध्वनि वॉशरूम जाने के लिए उठती है और कहती है कि वह कुछ ही मिनटों में लौट आएगी। मिनट बीतते हैं। टेबल पर खामोशी छा जाती है। रुद्र उस खामोशी को तोड़ता है। वह आखिरकार वह कह देता है जो वह लंबे समय से दिल में दबाए हुए था। वह दीप्ति से कहता है कि वह जानता है कि उसे उससे प्यार है और वह भी वही महसूस करता है। वह समझाता है कि हालात, जिम्मेदारियां और चल रही उथल पुथल उसे दूर रखे हुए थी। फिर बिना झिझक वह कहता है कि वह उससे प्यार करता है। दीप्ति कुछ कह पाती उससे पहले ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ध्वनि को गए हुए बहुत देर हो चुकी है। चिंतित होकर दीप्ति उसे देखने का फैसला करती है। वह वॉशरूम की ओर जाती है और ध्वनि का नाम पुकारती है। कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। एक हाथ से लिखा हुआ नोट। उस पर लिखा होता है, डी फार्मा सौंप दो और ये शहर छोड़ दो। दीप्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दौड़कर रुद्र के पास आती है और नोट उसे दिखाती है। मतलब साफ है, यह अब चेतावनी नहीं, सीधा धमकी है। रुद्र घबरा जाता है।
अब डर बिजनेस या ताकत का नहीं है, यह उसकी बहन का सवाल है। वह कहता है कि डी फार्मा की वजह से ध्वनि की जान खतरे में है। अगर उसकी बहन सुरक्षित रह सकती है तो वह कंपनी सौंपने और शहर छोड़ने को तैयार है, लेकिन दीप्ति उसे रोकती है। वह उसे शांत रहने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह एक आखिरी रास्ता सुझाती है। उन्हें ऋषभ अंकल को कॉल करना चाहिए, शायद उनके पास कोई समाधान हो। एपिसोड 7 कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है, जहां रणनीति और व्यक्तिगत नुकसान आमने सामने आ जाते हैं। रुद्र का समझदारी और भरोसे के जरिए हालात पर काबू पाने का प्रयास थोड़ी देर के लिए सफल होता है, लेकिन ताकत की असली कीमत सामने आ जाती है। ध्वनि के अचानक गायब हो जाने और सीधी धमकी मिलने के बाद लड़ाई अब कॉर्पोरेट नहीं रह जाती, यह पूरी तरह निजी हो जाती है। प्यार, वफादारी और डर एक साथ टकराते हैं और रुद्र को आत्मसमर्पण और प्रतिरोध के बीच चुनाव करना पड़ता है। एपिसोड के अंत में एक बात साफ हो जाती है, दुश्मन अब छुप नहीं रहा और खेल अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है।